आप देख रहे हैं प्रोग्राम दस्तक रेहान तारिक के साथ। आज जिन स्टोरीज पर देंगे दस्तक उनमें शामिल है सियासी मैच का दिलचस्प मरहला, हुकूमत के बाउंसर्स, ऑपोजिशन के मसाइल में इजाफा, कर्जों के बोझ में इजाफा, क्या मुल्की मईशत संभल पाएगी। बात करेंगे कि क्या भारतीय किसान दिल्ली का मोर्चा फतह कर पाएंगे। और फिर मेरे रियासत, आपकी कामयाबियां, कौम आपकी मशकूर है। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं रेहान तारिक और आप देख रहे हैं दस्तक। साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ इलाज की गरज से लंदन में मुकीम है। वजीर आजम, वफाकी वज़रा और सरकारी तर्जुमान उनकी बैरून मुल्क रवानगी से लेकर आज तक हर रोज एक नया प्लान जारी करते हैं। नया दावा किया जाता है, नए अज़्म का इजहार होता है, लेकिन हर दिन हुकूमत को नई तावीलें देना पड़ती हैं। आज वफाकी वजीर दाखिला शेख रशीद अहमद ने नवाज शरीफ की वतन वापसी का चैप्टर शायद हमेशा के लिए बंद कर दिया है। उन्होंने हुकूमत की नाकामी का एतराफ करते हुए कहा है कि अब साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ को अल्लाह ही वापस ला सकता है। कोई ट्रीटी नहीं है ब्रिटेन के साथ और ना हम इसहाक डार को ला सके, अल्लाह ही लाएगा तो लेके आएगा उसको। अब शेख रशीद अहमद का यह बयान हालिया सियासी मंजरनामे में खासी अहमियत रखता है। एक ऐसे वक्त में जब वजीर आजम समेत तमाम हुकूमती ओहदेदारान नवाज शरीफ की वापसी के लिए अज़्म मुसम्मम किए हुए हैं। वजीर आजम ने दावा किया था कि वो नवाज शरीफ की वतन वापसी के लिए हर मुमकिन कोशिश करेंगे। अगर इसके लिए उन्हें बरतानवी वजीर आजम से बात नहीं करना पड़ी तो वो करने से भी दरेक नहीं करेंगे। वफाकी वज़रा ने दावा किया कि नवाज शरीफ को 15 जनवरी तक वतन वापस ले आएंगे। इनकी एक्स्ट्राडिशन जो है वो सजा याफ्ता मुजरिम के कॉन्टेक्स्ट में ली जाएगी ताकि इनकी वापसी हो सके। मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि इंशाअल्लाह 15 जनवरी तक नवाज शरीफ पाकिस्तान में होंगे, किसी एक जेल में। नवाज शरीफ साहब को 15 जनवरी से पहले वापस ले आएंगे। हमारी पूरी कोशिश है कि अब इसको हम डिपोर्ट करवाएं। मुझे जाना पड़ा तो फिर मैं बोरिस जॉनसन से बात करूंगा। आज से मेरी पूरी कोशिश है तुम्हें इस मुल्क में वापस लाया जाए और तुम्हें यहाँ आम जेल के अंदर डालेंगे, वीआईपी जेल नहीं होगा। तुम वापस आओ तो मैं देखता हूँ तुम्हें हम कैसे रखते हैं। आज हुकूमत ने नवाज शरीफ की वतन वापसी का बाब हमेशा के लिए बंद कर दिया है। अब सवाल ये उठता है कि अगर हुकूमत बरतानिया से कोई वायदा नहीं था तो रोजाना घंटों प्रेस कॉन्फ्रेंसेस का क्या मकसद था। सवाल ये भी है कि क्या अब हुकूमत नवाज शरीफ की वतन वापसी में नाकामी का एतराफ करेगी। यकीन आने वाले दिनों में हुकूमत के इकदामात वाज़ेह हो सकेंगे। दूसरी जानिब आज सियासी मैदान भी खूब गर्म रहा है। ऑपोजिशन और हुकूमत की जहां लफ्जी गोलाबारी जारी है, वहीं हुकूमत के बरवक्त और ठोस इकदामात ने ऑपोजिशन को दिफाई अंदाज इख्तियार करने पर मजबूर कर दिया है। ऑपोजिशन अराकीन की गिरफ्तारियों का सिलसिला भी थम नहीं रहा है। आज लीगी रहनुमा मुदस्सिर क़ुयूम नारा को गिरफ्तार किया गया, जिनकी गिरफ्तारी को मरियम नवाज शरीफ ने इंतकामी कार्रवाई करार दिया। उन्होंने अपनी ट्वीट में इल्जाम आयद किया कि रियासती मशीनरी का नाजायज इस्तेमाल करके लीगी ओहदेदारान को बेकसूर गिरफ्तार किया जा रहा है। साथ ही हुकूमत को मुखातिब करते हुए कहा कि आप वोट को इज्जत दो के बयानिए का आलम थामे, इन नडर और बेबाक सिपाहियों को मंजिल तक पहुंचने से हरगिज नहीं रोक सकते। मरियम नवाज का मजीद कहना था कि मुदस्सिर क़ुयूम नारा साहब की गिरफ्तारी वाज़ेह करती है कि सिलेक्टेड हुकूमत अवामी कहर के सामने घुटने टेक चुकी है। लाहौर जलसे के बाद ऑपोजिशन जमातों ने इज्तिमाई इस्तीफे और इस्लामाबाद मार्च की धमकी तो दी है, हुकूमत ने भी सेनेट इंतखाबात कराने का ऐलान कर दिया है। ऑपोजिशन की चाल से कबल ही हुकूमत ने अपना पत्ता खेल दिया है, क्योंकि हुकूमत के सामने सबसे अहम मिशन लॉन्ग मार्च को रोकना है। ऑपोजिशन लॉन्ग मार्च और इस्तीफों पर तवज्जो मरकूज करेगी या सेनेट इंतखाबात को रोकने के लिए किरदार अदा किया जाएगा। सेनेट इंतखाबात शो ऑफ हैंड कराने के लिए हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट से रुजू करने का फैसला किया है, तो ऑपोजिशन कबल अज वक्त इंतखाबात पर अदालत से रुजू करने की तैयारियों में मसरूफ है। 11 फरवरी से पहले अगर इलेक्शन शेड्यूल दिया जाता है सेनेट का तो वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल होगा। हम उसको कोर्ट में लेके जाएंगे। अब तो हमें ये उम्मीद नहीं है इलेक्शन कमीशन से कि वो इस किस्म का कोई गैर कानूनी इक़दाम उठाए। सेनेट इंतखाबात और इस्तीफों की धमकियों के दौरान इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने कौमी और सूबाई असम्बलियों में ज़िम्नी इंतखाबात का ऐलान कर दिया है। पंजाब और केपीके में एक एक कौमी असम्बली और एक एक सूबाई असम्बली की नशस्त पर ज़िम्नी इंतखाब होना है। बलूचिस्तान असम्बली की 1 और सिंध असम्बली की 3 नशस्तों पर भी ज़िम्नी इंतखाब होना है। ज़िम्नी इंतखाबात का इनेकाद दर हकीकत सेनेट इंतखाबात के बरवक्त इनेकाद का ऐलान भी है, लेकिन सवाल तो ये भी पैदा होता है कि क्या ऑपोजिशन जमातें ज़िम्नी इंतखाबात के लिए अपनी मुहिम चला पाएंगी। ऑपोजिशन जमातें लॉन्ग मार्च, ज़िम्नी और सेनेट इंतखाब किस अमल को अपनी तरजीह में रखेंगी। क्या ऑपोजिशन के इस्तीफों से इलेक्टोरल कॉलेज मुतासर हो पाएगा। इन तमाम तर सवालात का जवाब देने की कोशिश करेंगे। इस वक्त पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा मोहम्मद जुबैर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत बहुत शुक्रिया जुबैर साहब आपके वक्त के लिए। जुबैर साहब, पीडीएम के लॉन्ग मार्च और फिर इस्तीफों के ऑप्शन को कटेल करने के लिए काउंटर स्ट्रैटेजी जो हुकूमत ने अपनाई है, उन्होंने अपना पत्ता खेल दिया है कि सेनेट इंतखाबात को कबल अज वक्त कराने का ऐलान हो गया है। अब ये बताइए कि पीडीएम की जो स्ट्रैटेजी थी, लॉन्ग मार्च कब इनिशिएट करेंगे, इस्तीफे कब होंगे, क्या उस स्ट्रैटेजी को भी रिवाइज कर रहे हैं, उसको भी असर नौ देखा जा रहा है? पहली बात तो ये है कि प्राइम मिनिस्टर और पाकिस्तान का कुछ ताल्लुक ही नहीं है।
उस शेड्यूल से जो इलेक्शन कमीशन का प्रेरोगेटिव है, उनका टोटल इख्तियार है कि वो लॉ के हिसाब से कब अनाउंस करते हैं और कब नहीं अनाउंस करते। अगर हुकूमत उससे डिसएग्री कर सकती है कि जी ये लीगली सही नहीं है और उसके लिए वो कोर्ट जाके इंटरप्रिटेशन लेते। पाकिस्तान में एक तरफ हम इंडिपेंडेंट इदारों की बात करते हैं, दूसरी तरफ प्राइम मिनिस्टर साहब उन पर प्रेशर डाल के डेट दिलवाना चाह रहे हैं। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने भी वेकेंट सीट्स के ऊपर बाय इलेक्शंस तो अनाउंस कर दिए हैं, तो इसका मतलब ये समझा जाए कि तैयारी तो हो रही है सेनेट इलेक्शंस की भी। अब ये जो बाय इलेक्शंस होने जा रहे हैं, क्या बाय इलेक्शंस कंटेस्ट करेगी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और फिर पीडीएम पर्टिकुलर? एक तो अगेन ये जो इलेक्शन कमीशन ही का काम है, इस्तकाक है कि जी वो बाय इलेक्शन होने का, उनको इलेक्शन कमीशन को इससे कोई ताल्लुक नहीं होना चाहिए कि पीडीएम की तहरीक चल रही है या नहीं चल रही। उनको इंडिपेंडेंटली फैसला करना चाहिए कब कानून के हिसाब से बाय इलेक्शंस होंगे। ये जो बाय इलेक्शन है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के हवाले से, जो गुजरांवाला में एक बाय इलेक्शन है, उसमें जो फैसला है वो अभी एक आध दिन में हम करेंगे। हम दोनों ऑप्शंस को देख के और पीडीएम की तमाम जमातें देख के चल रही हैं। मैं इसकी वजाहत इस तरह से करता हूँ, देखें हम चाहते हैं कि इलेक्टोरल कॉलेज अवेलेबल ना हो हुकूमत जब सेनेट का इलेक्शन हो, ताकि वो हम उसको सेनेट के इलेक्शन को रोक सकें। लेकिन उसके साथ साथ हमें ये भी एहसास है कि अगर बावजूद हमारी कोशिश के अगर सेनेट इलेक्शन कामयाब हो जाता है कराने में हुकूमत, तो उसका मतलब ये नहीं है कि तहरीक खत्म हो जाएगी। तहरीक तो इंडिपेंडेंट ऑफ सेनेट इलेक्शन है। बिल्कुल ठीक है जुबैर साहब, सेनेट इलेक्शन कराने में अगर हुकूमत कामयाब हो जाती है, सेनेट इलेक्शन कंटेस्ट करेंगे फिर आप? देखिए वो तो अभी जब वो वक्त आएगा तो उस वक्त फैसले करेंगे। जब तहरीक का आगाज होता है तो बहुत सी चीजें फैसले जो होते हैं वो हालात की मुनासबत से, वक्त की मुनासबत से होते हैं, तो उस वक्त हम देखें। मैं जुबैर साहब पर्टिकुलरली ये सवाल इसलिए कर रहा हूं कि जो रिटायरिंग कैंडिडेट्स है इस वक्त, जो सेनेटर्स रिटायर हो रहे हैं, उसमें बड़ी तादाद पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सेनेटर्स की है, तो बहुत ज्यादा चैलेंजिंग तो आपके लिए इस वक्त पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के लिए पर्टिकुलरली। और फिर हुकूमत ठीक कहती है कि आप इस्तीफे लेने आए थे, इस्तीफे देने पड़ गए और फिर अब आपको सेनेट इलेक्शन कंटेस्ट भी करना पड़ेगा। देखें बात यह है कि सेनेट के इलेक्शन जो हैं और जो नए सेनेटर्स को बनने का शायद जो भी है अपॉर्चुनिटी है, वो एक बहुत छोटी चीज है सारे तहरीक में। हमारे लिए तो नए इलेक्शंस भी एक छोटी चीज है कंपेयर टू द एंटायर थिंग। जो मैक्रो हमारा फोकस है वो है सिस्टम को दुरुस्त करना, सिस्टम को उस तरफ लेके जाना जो पाकिस्तान के आइन में लिखा हुआ है। सो ये जो चीजें ना ये छोटी हैं, ये इधर भी हो सकती हैं और उधर भी हो सकती हैं, उससे हमारा जो मेन मकसद है वो नहीं चेंज होगा। जुबैर साहब, ये जो पत्ता हुकूमत ने खेला है इस वक्त सेनेट इंतखाबात कबल अज़ वक्त कराने का और फिर सेनेट में जो कुछ होने जा रहा है, ये तो मानना पड़ेगा कि हुकूमत ने ठीक वक्त पे ठीक पैंतरा चलाया। हुकूमत का ताल्लुक क्या है सिवाय इसके कि दबाव डालना इलेक्शन कमीशन पर, और वो भी इतने मासूम है इलेक्शन कमीशन। उनको चाहिए था एक स्टेटमेंट इशू करना, पता नहीं क्यों यहाँ इतना डर खौफ की फजा है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर की तरफ से एक बयान आना चाहिए था कि हम वी हैव टेकन दिस एज एन ऑफेंस फ्रॉम द प्राइम मिनिस्टर कि जी हमारा जो इस्तकाक है, जिस तरह हम उनके कामों में दखल अंदाजी नहीं करते, प्राइम मिनिस्टर को भी इस्तेनाब करना चाहिए कि इलेक्शन कमीशन के कामों को। क्या इलेक्शन कमीशन को नहीं पता कि क्या डेट होनी चाहिए? क्या हुकूमत बताने की जरूरत होती है हुकूमत को? अच्छा, इस मूव के बाद जुबैर साहब क्या पीडीएम भी अंडर प्रेशर है? क्योंकि होना तो ये चाहिए कि आप अभी रेजिग्नेशन अनाउंस करते हैं। अगर आपने वो जो 31 जनवरी की डेडलाइन दी थी हुकूमत ने अक्सर मुस्तरद कर दिया और सेनेट इलेक्शंस भी जल्दी होने जा रहे हैं, तो फिर आप भी उस डेट को पहले ले आए कि लॉन्ग मार्च अब नहीं होगा, मतलब 31 जनवरी और फिर 1 फरवरी से अनाउंस नहीं करेंगे बल्कि पहले लेने जा रहे हैं। देखें हुकूमत को हमने 31 जनवरी तक दी है, तो मेरा ख्याल है हमने एक सोच समझ के और हुकूमत को अपना टाइम इतना दिया है कि जिसमें वो अपना फैसला कर सके। वो क्या फैसला करते हैं 31 जनवरी को हमें नहीं पता, लेकिन मैं आपको ये बता दूं कि अब से लेके 31 जनवरी तक जो प्रेशर है वो हुकूमत के लिए बढ़ता चला जाएगा। अच्छा, मुझे जफर इकबाल साहब का शेर याद आ रहा है कि हमारा इश्क जफर रह गया धरे का धरा। ऐसा तो नहीं है कि पीडीएम ने जो कुछ सोचा था उल्टी हो गई सब तदबीरें, कुछ ना दवा ने काम किया, कुछ ऐसा तो नहीं इस वक्त पीडीएम के साथ? नहीं, बिल्कुल कौन सी चीज देखें ना, बात यह है कि अगर वो बिल्कुल हुकूमत अपना काम करती रहती है, सेनेट का इलेक्शन, सेनेट इलेक्शन कमीशन ऐलान करता शेड्यूल का अकॉर्डिंग टू देयर ओन इंटरप्रिटेशन ऑफ द लॉ, तो फिर तो हम कहते हैं कि जी हुकूमत बिल्कुल
अनअफेक्टेड है, लेकिन इस वक्त तो बिल्कुल क्लियर है कि दे आर अफेक्टेड एंड विद ईच न्यू डे जो होगा अब से लेके 31 जनवरी तक आप देखेंगे कि हुकूमत बैकफुट पर जाएगी। बड़ा सिंपल सा है, हुकूमत का देखने के लिए वो कितने प्रेशर में है, तो हर रोज जो उनके तर्जमानों का एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है, 3-3, 4-4 प्रेस कॉन्फ्रेंस, कभी फिरदौस आशिक अवान, कभी वो शहबाज गिल, कभी वो फयाज चौहान या दूसरे जो नुमाइंदे उनके प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करते हैं, तो उसमें क्या बातें करते हैं। बात तो उनको करनी चाहिए जिसके लिए उनको वहां बिठाया है कि जी महंगाई हमें एहसास है कि बहुत ज्यादा बढ़ गई है, हम ये कार्रवाई कर रहे हैं, ये एफर्ट कर रहे हैं महंगाई को कम करने के लिए। हमें एहसास है कि गुर्बत इतनी बढ़ गई है, हमें एहसास है कि लाखों लोग गुर्बत की लकीर से बदतरीज नीचे जा रहे हैं। जुबैर साहब, आज राना सनाउल्लाह साहब ने कहा कि हम सेनेट इलेक्शंस को कबल अज़ वक्त कराने को रोकने के लिए अदालत जाएंगे। तो एक तो 186 के तहत अदालत हुकूमत जा रही है, क्या आप रुकवाने के लिए अदालत से रुजू करने के लिए जा रहे हैं? कुछ ऐसा भी ज़ेरे गौर है? जी, अगर इलेक्शन कमीशन ने, अभी तो हम किसके अगेंस्ट जाएंगे, इलेक्शन कमीशन ने अगर एक तारीख दे दी जो हमारी नजर में कानून के मुताबिक नहीं है इलेक्शन की, तो फिर हम कोर्ट जरूर जाएंगे। और अदरवाइज जो है, अगर आप बाई इलेक्शन भी कंटेस्ट करते हैं और सेनेट इलेक्शन भी कंटेस्ट करते हैं, तो फिर इसका क्या मतलब समझा जाएगा सर? देखें, उसका मतलब तो जब वो वक्त आएगा उसकी मुनासबत से हम फैसला करेंगे कि हमने क्या फैसला करना है। पीटीएम हुकूमत तो कहती है हम बाई इलेक्शंस करा देंगे, और कर मरियम बीबी ने भी कहा कि बाई इलेक्शंस होते हैं तो हम कंटेस्ट करेंगे, हम चूड़ियां पहन के थोड़ी बैठेंगे। चूड़ियां उन्होंने करना क्या है? जिस तरह से मैं कह रहा था कि 2.5 साल में उनका जो फराइज थे वो तो उन्होंने किए नहीं है, जब सब कुछ उनके फेवर में था। अब जबकि प्रेशर माउंट हो रहा है तो अब क्या वो डिलीवरी होनी शुरू हो जाएगी? मैं यही एक नुक्ते पर हम इनके खिलाफ जद्दोजहद कर रहे हैं कि जो हुकूमत इतने बुरे तरीके से फेल हो जाए, चाहे वो जो भी मामला हो, चाहे LNG का हो, ऑयल क्राइसिस हो, शुगर क्राइसिस हो, वीट क्राइसिस हो, टमाटर कभी महंगे हो जाते हैं, कल तक कोई चीज हो ही नहीं सकती सही। तो फिर कुछ ना कुछ तो पाकिस्तान के अवाम के लिए की तरफ से हमारे ऊपर भी तो फराइज हैं। पीडीएम की 11 जमातों को ज्यादा वोट पड़े थे उस शांतिशुदा इलेक्शन में। जुबैर साहब, लास्ट बट नॉट लीस्ट, आप फरमा रहे हैं कि कॉमनर अंडर प्रेशर है और कॉमनर आप पे प्रेशर डाल रहा है कि हुकूमत को घर भेजा जाए, तो कॉमनर के लिए आपकी तरफ से क्या पैगाम है कि नई टाइमलाइन क्या है, कब हुकूमत घर जा रही है सर? बस इंशाल्लाह 1-8 महीने में घर चली जाएगी। 31 जनवरी तक तो हमने टाइम दिया ना, 31 जनवरी तक अगर वो नहीं जाते तो फिर हम 1 फरवरी को अपना ऐलान करेंगे। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रहनुमा मोहम्मद जुबैर हमारे साथ मौजूद थे। यहाँ एक ब्रेक लेंगे, जिसके बाद बात करेंगे कि क्या कर्जे मुल्क की मईशत को सहारा दे पाएंगे। इस मामले पर बात होगी इस ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। कशकोल तोड़ दिया है, गैर मुल्की कर्जों का बोझ कम हो गया है, ज़र मुबादला के ज़खायर में इजाफा हो रहा है, मईशत दुरुस्त सम्त में गामजन है। ये दावे गुज़श्ता 6 माह से मुसलसल तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं और खुद वज़ीर आज़म पाकिस्तान की जानिब से किए जा रहे हैं, लेकिन वज़ारत ख़जाना का रिकॉर्ड और हकीकी आदाद शुमार इसके बिल्कुल बरक्स हैं। सऊदी अरब के कर्ज अदायगी के बाद मुल्क में ज़र मुबादला के ज़खायर भी कम हो रहे हैं, सरमायाकारी के मामले पर भी खातिर खा कामयाबियां नहीं मिल रही हैं। हुकूमत के लिए इस वक्त अहम चैलेंज IMF से मुज़ाकरात को आगे बढ़ाना है। बैरून मुल्क कर्जों की अदायगी के साथ साथ ज़र मुबादला के ज़खायर को भी बरकरार रखना है। अगर मुल्क की माशी सूरत हाल का जायजा लिया जाए तो हुकूमत अपनी चैलेंजेस से निबरदाज़मा होने के लिए भरपूर तैयारियों में मसरूफ है, लेकिन ये तैयारियां कारगर साबित नहीं हो रही हैं। हुकूमती कोशिशों के मस्बत असरात अवाम तक क्यों नहीं पहुंच रहे? हुकूमत गलती कहां कर रही है, इसका जवाब तलाश करने की कोशिश करते हैं। रवा माली साल के इब्तदाई 5 माह के दौरान हुकूमत ने $4.5 बिलियन के बैरूनी कर्ज हासिल किए हैं, जबकि सिर्फ नवंबर में $1.1 बिलियन के महंगे तिजारती कर्जे लिए हैं, जिनमें चीन से लिया गया $0.5 बिलियन का कर्ज भी शामिल है। गुज़श्ता माली साल की इसी मुद्दत में $3.1 बिलियन के कर्जे हासिल किए गए थे। इसी तरह 5 महीनों में गुज़श्ता माली साल के मुकाबले में इस साल 45% जायद बैरूनी कर्ज लिया गया है। अब हुकूमत ने ये कर्जे क्यों हासिल किए हैं? हुकूमत की जानिब से यह कर्ज लेने का मकसद गैर मुल्की ज़र मुबादला के ज़खायर $13 बिलियन की मौजूदा सतह पर बरकरार रखना है। अब अपना यह हदफ हासिल करने के लिए हुकूमत ने एक और बड़ी गलती की है। $4.5 बिलियन के कर्जों में $3.9 बिलियन बजट फाइनेंसिंग और अदायगियों में तवाजुन बरकरार रखने के लिए हासिल किए गए। यानी ये कर्ज अवाम के लिए फायदेमंद नहीं होंगे, क्योंकि इन कर्जों की मदद से ऐसे असासे नहीं बनाए गए, कोई रेवेन्यू सोर्सेज जनरेट नहीं किए गए जिनसे हुकूमत की आमदन हो। इसलिए इन कर्जों की वापसी के लिए मजीद कर्ज लेना होगा।
गुज़श्ता माह के दौरान पाकिस्तान ने $1.1 बिलियन का कर्ज हासिल किया है। इसमें से $500 मिलियन इंडस्ट्रियल एंड कमर्शियल बैंक ऑफ चाइना से मौसूल हुआ है, जिसके बाद रवा माली साल में चीन से हासिल करदा मजमूई कर्ज $1.52 बिलियन हो गया है। पाकिस्तान ने एमिरेट्स एनडी बैंक से $370 मिलियन का कर्ज लिया है। गुज़श्ता माह $185 मिलियन दुबई बैंक से लिए गए हैं। रवा माली साल में मजमूई कमर्शियल कर्जा $1.6 बिलियन है। गुज़श्ता 6 माह के दौरान हासिल किए जाने वाले कर्जों की तफसील अगर आपके सामने रखी जाए तो पाकिस्तान ने जुलाई से अक्टूबर $2.45 करोड़ के कर्जे वापस किए हैं। इसी अरसे में महंगे कर्जों के हजम में $61 करोड़ 80 लाख कमी वाक़ई हुई है और सस्ते और तवील मुद्दत नए कर्जों का हजम $76 करोड़ 10 लाख तक पहुंच गया है। हुकूमत ने गुज़श्ता 6 माह के दौरान कर्ज किस मकसद के लिए हासिल किए हैं? हुकूमत ने $1.30 करोड़ मईशत की तश्कील नौ में मदद के लिए कर्ज लिया है। इसी तरह $1.62 करोड़ पुराने गैर मुल्की तिजारती कर्जों की अदायगियों के लिए थे। इसके अलावा तरक्याती सरगर्मियों के लिए मंसूबे की माली एयानत के तौर पर 51 करोड़ 80 लाख या फिर 12% जो मुल्क की माशी तरक्की को बेहतर बनाने और असासों की तख्लीक के लिए वसूल किया गया $6 करोड़ या 1% कलील मुद्दती क्रेडिट था। अब हुकूमत IMF की शराइत पर पूरा उतरने के लिए अवाम पर मजीद बोझ डालने की तैयारियां भी कर रही है। IMF का 10 माह से तातुल का शिकार $6 अरब का प्रोग्राम उसका दोबारा आगाज करने के लिए वजीर आज़म ने बिजली की कीमतों में इजाफे की मंजूरी दे दी है, क्योंकि प्रोग्राम को दोबारा शुरू करने के लिए आलमी इदारे ने बिजली की कीमतों में इजाफे और गर्दिशी कर्जों पर काबू पाने की शराइत आयद कर रखी हैं। मंजूरी के बाद बिजली के नरखों में 25% यानी ₹3.34 फी यूनिट इजाफा किया जाएगा। बिजली की कीमतों में इजाफे का फैसला उसूली तौर पर तो किया जा चुका है, लेकिन इस वक्त हुकूमत इस सोच विचार में है कि इजाफा एक ही बार कर दिया जाए, एक गो में यह इजाफा किया जाए या इसे बतदरीज 2 तिमाही में किया जाएगा। वज़ीर आज़म की जानिब से भी मंजूरी दिए जाने के बाद हुकूमती माशी टीम ने कीमतों में इजाफे के तरीक़ाकार और 1 खरब 200 अरब के गर्दिशी कर्जों से मुताल्लिक मुशावरत का आगाज कर दिया है। इस वक्त बिजली का बुनियादी टैरिफ जो ₹13.35 फी यूनिट है बढ़कर ₹16.69 हो जाएगा। अब सवाल तो यह भी पैदा होता है कि क्या IMF की माशी टीम पाकिस्तान का दौरा करेगी? इस हवाले से वज़ारत ख़ज़ाना के ज़राए ने इंकशाफ किया है कि नए टैरिफ के नोटिफिकेशन जारी होने तक IMF वफ़द के पाकिस्तान आने का इम्कान नजर नहीं आता है। इसी तरह IMF के दीगर शराइत में गर्दिशी कर्जों का खात्मा, नेपरा कवानीन में तरमीम, कॉर्पोरेट सेक्टर को टैक्स इस्तिस्ना का खात्मा है और स्टेट बैंक एक्ट पर दोबारा गौर भी शामिल है। अब सवाल तो यह भी है कि क्या मौजूदा हुकूमत इन शराइत को पूरा कर पाएगी? तहरीक इंसाफ के 2.5 सालों में गर्दिशी कर्जों की मालियत $2.35 ट्रिलियन हो गई है, जो कि नून लीग के दौरे हुकूमत से डबल है। वज़ीर आज़म इमरान खान ने गर्दिशी कर्जों पर काबू पाने के लिए अवाम पर दबाव डालने की बजाय IPP से मुज़ाकरात की जरूरत पर जोर दिया था। IPP से मुज़ाकरात हुए और ना ही गर्दिशी कर्जे कम हुए हैं, बल्कि मरज बढ़ता गया जूजू दवा की कि मसदाक कर्ज की रकम बढ़ती गई है। इस वक्त हुकूमत कॉर्पोरेट सेक्टर को दिए गए बहुत से टैक्स इस्तिस्ना खत्म करने पर गौर कर रही है, जिसके नतीजे में हुकूमत को $200 अरब का इजाफी टैक्स हासिल होगा। IMF ने हुकूमत से गर्दिशी कर्जों के खात्मे के लिए सेमाही टैरिफ एडजस्टमेंट की मद में अवाम पर बोझ मुंतकिल करने की तजवीज़ भी दे रखी है, लेकिन इस तजवीज़ पर किस हद तक अमल मुमकिन है ये हुकूमती पॉलिसियों से ही वाज़े होगा। ताम यह सवाल पैदा होता है कि हुकूमत तरक्याती काम की बजाय सिर्फ बजट सपोर्ट की मद में कर्जे क्यों ले रही है? हुकूमत का सिर्फ जारी अखराजात को बरकरार रखने पर फोकस क्यों है? मुत्तहिदा अरब अमारात और सऊदी अरब को कर्ज अदा करने के बाद ज़र मुबादला के ज़खायर पर मजीद बोझ बढ़ेगा। क्या पाकिस्तान कर्ज अदायगी के बावजूद $13 अरब की जो ज़खायर की सतह है वो बरकरार रख पाएगा? अगर पाकिस्तान के ज़र मुबादला के ज़खायर बरकरार नहीं रहते हैं, IMF से मुज़ाकरात आगे बढ़ पाएंगे? ऐसे बहुत सारे सवालात हैं जिनका जवाब देने की कोशिश करेंगे। इस वक्त साबिक वज़ीर ख़ज़ाना माहिर इक़्तिसादी अमूर सलमान शाह हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सलमान शाह साहब आपके वक्त के लिए। सर, रवा माली साल पहले 5 माह के अंदर तकरीबन $4.5 अरब का कर्ज लिया गया है, जिसमें से $3.9 बिलियन वो हैं जो बजट फाइनेंसिंग और बैलेंस ऑफ पेमेंट सपोर्ट की मद में लिए गए हैं। तो सलमान साहब, यानी ये रकम चुकाने के लिए हमें एक बार फिर से कर्ज लेना पड़ेगा। आर वी हेडिंग इन द राइट डायरेक्शन सर? क्या माशी सब दुरुस्त है इस वक्त हुकूमत की? नहीं, ये आई थिंक आपको जरा ये देखना पड़ेगा कि ये ओवरऑल जो फाइनेंशियल प्लान है उसके मुताबिक सारा कुछ हो रहा है, और जो कुछ एक्स्ट्रा कर्जे आए हैं वो अब कोरोना की वजह से आए हैं, क्योंकि आपको पता है कि एक स्पेशल IMF का लोन भी इसके लिए बना था कि कोरोना की रिलीफ के लिए, और इससे पहले आपको पता है कि 1200 अरब का जो रिलीफ पैकेज भी दिया गया था कोरोना के लिए, उसमें भी खासी डेट का भी हिस्सा था। बट ओवरऑल आप देखेंगे, आपने जो बात की है कि यह कैसे पे होगा, तो आप ऑलरेडी देख रहे हैं कि एक इकोनॉमिक रिवाइवल की तरफ पाकिस्तान जा रहा है, जिसमें पर्टिकुलरली एक्सपोर्ट्स जो हैं वो आपकी
खासी कंपेटिटिव हो गई हैं, क्योंकि एक्सचेंज रेट की जो एडजस्टमेंट्स थी वो हो गई हैं, और इस वक्त टेक्सटाइल इंडस्ट्री बहुत बेहतर जा रही है और उसकी ऑल टाइम हाई इस वक्त कैपेसिटी यूटिलाइजेशन भी है। लेकिन सर साहब, जैसे जिस तरफ आपने इशारा किया है, आईएमएफ का प्रोग्राम है, हम आईएमएफ के प्रोग्राम में गुज़श्ता 10 माह से वो प्रोग्राम हॉल्ट है, और आईएमएफ के कुछ रिजर्वेशंस भी हैं, जिसमें से एक बहुत बड़े तहफ़्फ़ुज़ात यानी वो बिजली के सेक्टर के अंदर भी हैं, जहां पर वो चाहते हैं कि टैरिफ को इंक्रीज किया जाए, और टेंटेटिवली हो सकता है कि 3 रुपए कुछ पैसे टैरिफ इंक्रीज भी करना पड़े। ये तय करना बाकी है कि वो वन गो में किया जाएगा या बतदरीज इजाफा होगा। साथ ही साथ सर्कुलर डेट जो है हमारा, वो हुकूमत के 2.5 सालों में 2.35 ट्रिलियन बढ़ गया है, जो साबिका हुकूमत से डबल है इन 2.5 सालों के अंदर। तो बहुत सारे रिजर्वेशंस तो है, फिर बैलेंस ऑफ पेमेंट सपोर्ट एक अलहदा मामला है सर। नहीं, ये आई थिंक आप देखें ना, सबसे पहली बात जो है कि जो बेसिक रिफॉर्म्स थी आईएमएफ प्रोग्राम की, वो नंबर 1 ये था कि मार्केट बेस्ड एक्सचेंज रेट, और मार्केट बेस्ड एक्सचेंज रेट की वजह से आपको पता है कि तकरीबन 60 से 70% डॉलर की कीमत जो है वो बढ़ गई है रुपए के मुकाबले में, और उसका एक पूरा फिर इम्पैक्ट होता है जो कि प्रिडिक्टेबल है, और जो कि आईएमएफ प्रोग्राम के तहत वो उसको मैनेज भी किया जा रहा है। अब उस प्रोग्राम के तहत जब आप अपनी इकोनॉमिक ग्रोथ के भी जब टारगेट्स लगाएंगे, क्योंकि इस वक्त आप देख रहे हैं कि जो एडजस्टमेंट हुई है उससे आपकी एक्सपोर्ट्स खासी कंपेटिटिव हो गई हैं, और इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन जो है वो भी कंपेटिटिव हो गई है। सो इसका मतलब ये है कि आपको एक तो जो प्रोग्राम में एक और चीज़ है वो भी आपको पता होनी चाहिए कि जो प्राइमरी सरप्लस आना है आपका फिस्कल डेफिसिट साइड पे, वो तकरीबन -0.6 पे रखा गया था। इसका मतलब ये है कि जो आपके पुराने कर्जे हैं उनका इंटरेस्ट जो है वो भी कर्जों से ही पूरा होगा, क्योंकि इस वक्त इकॉनमी जो है इनिशियल स्टेजेस ऑफ द आईएमएफ प्रोग्राम में वो पूरी तरह उसको सर्विस नहीं कर सकती। तो इसका मतलब ये है कि आपका डेट जो है वो बढ़ता चला जाएगा अंटिल आपकी इकोनॉमी एक ऐसी लेवल पे पहुंचे जहां से फिर वो उसका डेट बर्डन कम होना शुरू होगा। आपको क्या लगता है सर कितना लॉन्ग लास्टिंग इफेक्ट है, और खासतौर पे जो आईएमएफ प्रोग्राम की जो 3rd ट्रांच है $6 बिलियन की, उसको रिवाइव करने के लिए जो कंडीशनैलिटीज हैं, आपको लगता है कि कॉमनर के ऊपर मजीद बर्डन बढ़ेगा अगर टैरिफ्स इंक्रीज किए जाते हैं, कमर्शियल सेक्टर के लिए जो टैक्स वेवर था वो खत्म कर लिया जाता है, और जो दीगर जो कंडीशंस है फुलफिल की जाती है, तो कॉमनर के ऊपर बर्डन कितना बढ़ जाएगा सर? ये तो आपको पता है ना कि आईएमएफ प्रोग्राम की ओरिजिनल मुद्दत जो थी वो 3 साल की थी, और अब ये जो गैप है ये अब उसमें आप ऐड कर लें तो वो उतना ही आगे चले जाएगा। है वो ये नहीं है कि सर्कुलर डेट कोई हुकूमत क्रिएट कर रही है, ये भी एक किस्म का ऑटो पायलट पे है। जैसे भी आपके महंगे प्रोजेक्ट्स जो हैं वो ऑनलाइन आते जाएंगे, उसके हिसाब से, क्योंकि उनकी फुल कॉस्ट रिकवरी हमारे टैरिफ्स में नहीं है, तो वो आपका सर्कुलर डेट उससे बढ़ता है। और इसका मतलब ये है कि जो अभी तक आपने जो सर्कुलर डेट में कमी का जो आप सोच रहे थे वो उस वक्त तक कमी नहीं होगी जब तक आप इसकी टैरिफ एडजस्टमेंट्स नहीं कर पाते। तो प्राइम मिनिस्टर ने इंस्ट्रक्शंस जो दी हुई हैं एनर्जी मिनिस्ट्री को, वो ये हैं कि आपने अब टैरिफ्स का ज़्यादा सहारा नहीं लेना, आपने अपनी लॉसेस को बेहतर करना है, चोरी को कम करना है, और एफिशिएंसी को बढ़ाना है। इसके बावजूद आपको याद होगा कि आईपीपीस के साथ रीनेगोशिएशन हो रही थी, कॉन्ट्रैक्ट्स को दोबारा से रिविजिट किया जा रहा था, वो उसमें कोई खातिर खा नताइज बरामद नहीं हो सके। गुज़श्ता जुमे के रोज खान साहब की इक्तिसादी टीम के साथ एक और मीटिंग हुई है, और मंडे को ये बताया जा रहा है कि अब खान साहब एग्री कर रहे हैं कि जो टैरिफ्स हैं बिलाखिर हमें इंक्रीज करने पड़ेंगे, और ये करेंगे तो उसके बाद ही आईएमएफ का विजिट पाकिस्तान आएगा और फिर रिवाइवल की कुछ सबील हो सकेगी। सलमान साहब, उनकी चोरी को निज़ाम को ठीक नहीं किया गया। उसमें आपको पता है कि पिछला आईएमएफ प्रोग्राम जो हुआ था नून लीग के गवर्नमेंट में, उसमें नून लीग ने कमिट किया था कि पावर सेक्टर को वो कंपटीशन की तरफ लेके जाएंगे और एक कंपेटिटिव पावर मार्केट बनाएंगे। ये उनके जो है एग्रीमेंट, आईएमएफ की एग्रीमेंट में लिखा हुआ है, लेकिन वो चीज़ें नहीं हुई।
और उसकी वजह से अब हमारा जो पावर का पूरा सेक्टर है ये एक बीमार सेक्टर है और इसमें बेशुमार रिफॉर्म्स की ज़रूरत है। और आपने रिसेंटली देखा भी होगा कि नेपरा ने कंपटीशन के रूल्स कुछ किए हैं, लेकिन वो अभी तक इम्प्लीमेंट और IMF डिमांड कर रही है कि नेपरा एक्ट के अंदर भी तरमीम की जाए। जी, ये सारी चीज़ें जो हैं ये पूरे पावर सेक्टर का और इसके साथ साथ अगर इसको मिला लें गैस और ऑयल का भी, ये तमाम निज़ाम जो है ये रिफॉर्म इसको करनी पड़ेगी, क्योंकि ऑलमोस्ट 10 साल से कोई रिफॉर्म नहीं हुई इन एरियाज में। और अल्टीमेटली मेरा ख्याल है सर कि IMF के प्रेशर पर ये करना पड़ेगा, क्योंकि IMF अगर फिस्कल डिसिप्लिन लाना चाहते हैं तो अल्टीमेटली विल हैव टू डू इट। हम करना चाहिए ना करना चाहिए इससे फर्क नहीं पड़ता, अगर IMF का प्रोग्राम रिवाइव करना है तो ये करना पड़ेगा। सर आपका लास्ट कमेंट, उसके बाद ब्रेक पर जाना है सर। जी, हमें जाहिर है कि हमें एक फाल किस्म का पावर सेक्टर बनाने की ज़रूरत है जिसमें बिजली सस्ती हो, क्योंकि बिजली एक बेसिक इनपुट है और अगर बिजली सस्ती नहीं होगी तो हमारी इंडस्ट्री भी कम्पीट नहीं कर सकती और अवाम जो है वो भी गुर्बत से नहीं निकल सकती। इसका मतलब ये है कि जो रिफॉर्म्स पावर सेक्टर में हैं वो आपको एफिशिएंसी रिफॉर्म्स करनी पड़ेंगी और ज़्यादा से ज़्यादा ये जो महंगी बिजली के हमने पावर लगा दी है इसको अब आपको रिप्लेस करना पड़ेगा सस्ती पावर से। और फॉर्चुनेटली इस वक्त जो है सोलर पावर वो अब इतनी ज़्यादा competitive होती जा रही है कि वो 3 सेंट 4 सेंट के ऊपर वो बिजली बन सकती है, जो कि हमारी बिजली से आधी कीमत। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। माहिर इक्तिसादी अमूर साबिक वजीर खजाना सलमान शाह हमारे साथ मौजूद थे। यहाँ एक ब्रेक लेंगे जिसके बाद बात करेंगे कि दिल्ली का मोर्चा कौन फतह करेगा। इस मामले को उठाएंगे इस ब्रेक के बाद हमारे साथ। 18 दिसंबर किसान के कौमी दिन के तौर पर मनाया जाता है। ये दिन उसी किसान के नाम किया जाता है जो आग खोलते ही खेत में पहुंचता है ताकि वो अहले वतन के लिए खुराक का इंतजाम कर सके। वो खाली पेट रहकर 22 करोड़ पाकिस्तानियों के लिए अनाज उगाता है। वो सादा पानी पीकर चारे का इंतजाम करता है ताकि उसके अहले वतन अपनी दूध और गोश्त की जरूरियात पूरी कर सकें। तपती दोपहरों और यकबस्ता शामों में वो अपने काम में मसरूफ रहता है ताकि उसके अहले वतन एसी की ठंडक और हीटर की गर्माइश से लुत्फानंदोज हो सकें। उसके माथे से सितारों की मानंद टपकते पसीने के कतरे अहले वतन से उसकी मोहब्बत की अलामत हैं। किसान ही दर हकीकत हमारी पहचान है। लहलहाते खेत, नहरों में दौड़ता पानी और इस पानी से सैराब होती फसलें किसान की मेहनत का मुंह बोलता सबूत हैं। अपनी जिंदगी का सुकून कौम के लिए कुर्बान करने वाला किसान सारी जिंदगी एहसान के बदले का मुंतजर रहता है। वो जमीन में बीज बोता है तो उसे यकीन होता है कि मिट्टी उसके इमानत का दुरुस्त इस्तेमाल करेगी, उसकी मेहनत का सिला देगी। वो इस बीज को पानी देता है, खाद डालता है, अपने बच्चों से ज्यादा नन्हे पौधों का ख्याल रखता है, अपनी जान निछावर करके फसल की हिफाजत करता है, जिसका सिला मिट्टी उसे हरियाली और लदी हुई बाली की सूरत में देती है। लेकिन जब ये किसान कौम से अपनी मेहनत का फल तलब करता है तो कभी सरकारी हरकारे उसका इस्तेहसाल करते हैं तो कभी आड़ती उसकी मेहनत के साथ खिलवाड़ करता है। ये किसान जब अपने इस्तेहसाल पर एहतजाज करने निकलता है तो उसे लाठी चार्ज का सामना करना पड़ता है। वाटर कैनन के जहरीले पानी से उसे नहलाया जाता है जबकि उसकी आंखों के सपनों का जवाब आंसू गैस की सूरत में दिया जाता है। किसानों के साथ ये रवैया न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि हमारे पड़ोसी मुल्क भारत में भी रवा रखा जाता है, जहां का किसान अपने इस्तेहसाल के खिलाफ उठ खड़ा हुआ है। लेकिन वहां के किसानों को भी अहले पाकिस्तान से शिकवा है। किसान का मानना है कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान में किसानों के साथ यकसा रवैया अपना और दोनों ममालिक के किसानों को सरमायादारों, सनतकारों और सियासतदानों के सामने डट कर खड़ा होना चाहिए। वो तन है तू जग दिया अन्नदातिया। बड़े अफसोस की गल है कि अज जो कुछ दिल्ली के दुआले हो रहा है, जिथे 5 लाख सिख पंजाबी किसानों ने आके दिल्ली को घेरिया हुआ है 5 एंट्री पॉइंट्स के उत्ते, इस बारे पाकिस्तान वालों हमायत तो दूर की गल उसने मीडिया ने इस प्रति कोई बहुता ध्यान भी नहीं दिता और इसकी कवरेज भी नहीं की। और ये गल का ध्यान रहे कि भारतीय हाकमां ने जिवें हिंदूत्ववाद के एजेंडे के थले जो हाल 5 अगस्त 2019 में कश्मीर का किया और सिख खलोते ने उस हिंदूत्ववादी आइडियोलॉजी को चैलेंज करने लई कला दिल्ली दे विच नहीं दुनिया भर च डायस्पोरा सिखां ने
ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕੀਤੀ ਹੈ। भारत में जो कुछ किसानों के साथ हो रहा है वो आपने देखा है। भारत में किसानों की एक बड़ी तादाद का ताल्लुक पंजाब से है, क्योंकि पंजाब की जरखेज मट्टी से उगने वाली फसल सारे भारत को पालती है, जबकि पड़ोसी ममालिक तक ये फसल पहुंचाई जाती है। लेकिन नरेंद्र मोदी ने जहां भारत की दीगर अकलियतों का जीना अजीरन कर दिया है, वहीं वहां के किसान भी तख्ता मश्क बने हुए हैं। गुज़श्ता कई हफ्तों से दिल्ली के 5 दाखिली रास्तों पर किसानों का एक जमे गफीर इकट्ठा हुआ है। किसान अभी नहीं और कभी नहीं का नारा लेकर भारत के सदर मकाम पर दस्तक दे रहे हैं, लेकिन भारतीय सरकार के कानों पर जूं तक नहीं रिंग रही। भारतीय हुकूमत के इस रवैये के बायस पंजाब के किसान कायदे-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के नजरिए पाकिस्तान के हामी बन रहे हैं, क्योंकि उनका ख्याल है कि फस्ताई सोच से भारत के वजूद को खतरे में डाला जा रहा है और कायदे-आज़म की पेशगोई दुरुस्त साबित हो रही है। प्रधानमंत्री पाकिस्तान का कहता मैं इन्होंने देखिया, मैं पाकिस्तान तां टकराया तां जिद ने लिया है, क्योंकि तुसी इन्होंने गुलाम देखिया। जिद्दन सत्ता इन्होंने हाथ च आ गई, ये थोड़े टुकड़े टुकड़े कर देंगे, थोड़ियां पग्गां ला के ले जाएंगे। आज किसानों के कौमी दिन के मौके पर हम भारतीय किसानों को पैगाम देते हैं कि उनकी ये जद्दोजहद गारत नहीं होगी। उन्होंने नरेंद्र मोदी और बीजेपी के जिन सरमायादारों के खिलाफ मुहिम शुरू की है, उन्हें किसानों के मुतालिबात तस्लीम करना पड़ेंगे। वो किसानों के रैले के सामने ज्यादा देर तक टिक नहीं सकेंगे। दिल्ली के दरवाजे पर दस्तक देते किसानों के एहतजाज का जितना भी ब्लैकआउट किया जाए, उनकी जद्दोजहद का रास्ता रोका नहीं जा सकता। इस वक्त किसान किसी भी सूरत में दिल्ली को छोड़ नहीं रहे, क्योंकि कोई भी आफत उनके जज्बा इस्तकामत को मुतजलजल नहीं कर सकती है। किसान तो सर्दी और गर्मी में अपने खेत और घर में सुकून की नींद सो लेता है, उसे दिल्ली की सर्दी भी सुकून देती है। ट्रैक्टर, ट्रॉलियों और ट्रकों के नीचे उन्हें अपनी एक अलग दुनिया बसा ली है। ये दुनिया दर हकीकत उस अजीम इनकलाब की बस्ती बन रही है जो किसान के वकार को बहाल करने का मौजब बनेगी। नरेंद्र मोदी के कारोबार, उनके दोस्त बीजेपी के मीडिया सेल बने मीडिया हाउसेस किसानों की जद्दोजहद को बदनाम करने के लिए प्रोपेगेंडा कर रहे हैं, लेकिन पंजाबी गुलकार अपनी आवाज का जादू जगाकर बड़े पैमाने पर अपना पैगाम पहुंचा रहे हैं। आज भारत की आबादी का एक बड़ा हिस्सा किसानों के साथ है। हर शख्स किसानों के इस्तेहसाल के खात्मे का मुतालिबा कर रहा है। पाकिस्तानी अवाम भी किसानों के इस जज्बे को सलाम पेश करती है। उम्मीद है कि भारत के किसानों की बेदारी आने वाली नस्लों के सुहाने मुस्तकबिल को तख्लीक करेगी। या एक ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो फिर बात करेंगे कि मौजूदा हुकूमत काबिल तारीफ क्यों है। मौजूदा हुकूमत की कुछ तारीफें करेंगे। इस ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। EU डिसइंफो लैब की रिपोर्ट के बाद भारत का मकरू चेहरा पूरी दुनिया के सामने आ गया है। भारत जो गुज़श्ता कई सालों से पाकिस्तान में नस्ली इम्तियाज, सूबाई और लिसानी असबियत, अक़लियतों के तहफ़्फ़ुज़ और इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों के हवाले से झूठ बयान करता रहा है, उसने आलमी दुनिया के सामने इस तवातुर के साथ झूठ बोला है कि दुनिया को सब सच दिखाई देने लगा। ना सिर्फ अक़वाम आलम बल्कि पाकिस्तानी अवाम में भी नफरतों का जहर घोलने की कोशिश की। यही नहीं है बल्कि सियासी अस्करी इदारों और अवाम के दरमियान गलत फहमियाँ पैदा करने के लिए झूठी रिपोर्टिंग की गई। ऐसा महसूस होने लगा कि पाकिस्तान में कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा है। लेकिन आज हम आपके सामने रखते हैं कि पाकिस्तान में कहाँ, कैसे, क्या अच्छा हो रहा है। पाकिस्तान में अवाम सबसे ज्यादा खुश क्यों हैं? पाकिस्तानी नौजवान मुहिब्बुल वतन और इस्लाम पसंद क्यों हैं? भारत के झूठे प्रोपेगेंडे और मायूसी पर मबनी खबरों के बावजूद हम मस्बत पाकिस्तान की जानिब कैसे गामजन हैं? हम माशी तौर पर बेहतरी की जानिब गामजन है। हमारा आलमी मालियाती इदारों पर इन्हिसार कम हो रहा है। पाकिस्तान में अदायगियों का निज़ाम बेहतरी की जानिब गया है। पाकिस्तानी अवाम और हुकूमत ने ई बैंकिंग का सहारा लिया है। कागजी नोटों की बजाय कॉम मोबाइल बैंकिंग और ट्रांजैक्शंस के जदीद तरीकों की जानिब बढ़ी है। माली साल 2018 और 2019 के दौरान 550 ट्रिलियन रुपए की अदायगियां की गई हैं। ये वजह कि आज अंधेर है, जरा रुख बदलने की देर है। लेबर मार्केट में हम एक कौम की सूरत बनकर उभरे हैं। शुमाली इलाकों से नौजवान ख्वाबों की तलाश में पंजाब और कराची पहुंचते हैं, जबकि कराची और सिंध के नौजवान बलूचिस्तान और पंजाब में अपने कारोबार को फरोग दे रहे हैं। यही नहीं है बल्कि मुख्तलिफ रंगो नस्ल, जुबान और सकाफत के बावजूद ये पाकिस्तानी एक कौम की सूरत में काम कर रहा है। पाकिस्तान की तीसरी और सबसे अहम बात, यहाँ टेक्नोलॉजी के स्टार्टअप्स का फरोग है। पाकिस्तान टेक्नोलॉजी के मैदान में एशिया की बड़ी मार्केट बनने जा रहा है और पाकिस्तान की यही कामयाबी हमारे दुश्मन मुल्क भारत को एक आंख नहीं भा रही, क्योंकि दुनिया भर के सरमायाकार टेक्नोलॉजी के मैदान में पाकिस्तानी नौजवानों की सलाहियतों के मोतरफ हो चुके हैं। एक और अहम बात जो पाकिस्तान को अक़वाम आलम में सबसे मुमताज़ करती है वो है हमारा नादरा का डेटाबेस, जिसमें 100 मिलियन से ज़ायद अफराद का रिकॉर्ड मौजूद है और मुल्क की 96% आबादी को नादरा कार्ड की सहूलत मैसर है। ये डेटाबेस हुकूमत को कई पॉलिसीज तरतीब देने में मुआविन साबित हो रही है। मेरे पाकिस्तान और मेरी कौम की खूबियाँ ख़त्म नहीं हुई। इस कौम की 5वीं सबसे अच्छी खूबी ये है
कि ये दुनिया की सबसे फैयाज कौम है, यह सबसे ज़्यादा खैराती काम करने वाली दुनिया की सबसे बड़ी 10 अक़वाम में शामिल है। यही वजह है कि पाकिस्तान में सदक़ात व खैरात और अतियात का रुझान सबसे ज़्यादा पाया जाता है। हालिया लॉकडाउन के दौरान पाकिस्तानी कौम ने अपनी फयाजी के बायस ही कोरोना के माशी खतरात का मुकाबला किया। अपने घर की ज़रूरियात के साथ साथ अपने अहले वतन की भरपूर मदद भी की। मेरे रियासत वज़ीर आज़म इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान मोहतरम इमरान खान साहब इस कौम को हमेशा मशवरा देते हैं कि घबराना नहीं है, लेकिन पाकिस्तानी कौम कभी घबराती नहीं है। हर मसले के बाद दोबारा हिम्मत करके खड़ी हो जाती है। ये इसी कौम का एजाज़ है कि अगर घर में कमाने वाला कोई ना हो तो ख़वातीन ही अपने कारोबार का आगाज़ करती हैं। माशरा इन्हें खुशामदीद कहता है, उनकी हौसला अफजाई करता है और उन्हें इज्जत बख्शता है। इसीलिए यहाँ मोटरसाइकिल राइडर बनकर अपने लिए वसाइल मुहैया करते हैं, टैक्सी चलाकर घर वालों की मदद करती हैं, यहाँ तक कि वो ट्रक चलाने से भी गुरेज नहीं करती हैं। ये पाकिस्तान ही है जहाँ की ख़वातीन चाय के ढाबे से कैफ़े तक चलाती हैं। ये पाकिस्तान ही है जहाँ मुश्किलात मुस्कुराते चेहरों से किया जाता है। ये तो था आज का दस्तक। खुश रहें, मुस्कुराते रहें और अपने प्यारे वतन का नाम रोशन करते रहें। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह अगले हफ्ते। अपना रखिएगा ख्याल। अल्लाह हाफ़िज़।